बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का। कंपनी के लिए इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ABC लिमिटेड ओन्स अ बिल्डिंग, ऑनर है। तो अगर बतौर ऑनर आप जो रेंट रिसीव करते हैं, आप जानते हैं वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कवर होता है। 30% ऑफ ऑक्यूपाइड फॉर इट्स बिजनेस यूज। बिल्डिंग 30% इस्तेमाल होती है फॉर व्हाट बिजनेस यूज। बिल्डिंग 30% इस्तेमाल होती है फॉर व्हाट बिजनेस यूज, और 70% बिल्डिंग इज व्हाट ऑन रेंट, और 70% बिल्डिंग जो है वो रेंट पर दी जाती है। ठीक है जी। अब उसके बाद मतलब यानी कि बिल्डिंग 30% बिजनेस यूज में और 70% जो है वो रेंटल पर्पस के लिए। अच्छा जी, इसके ऊपर मैं एक बात इजाफी ऐड कर दूं, वो क्या है, अगर बिल्डिंग पार्टली भी, कोई भी एसेट अगर पार्टली भी इस्तेमाल हो रहा हो फॉर व्हाट बिजनेस यूज, तो फिर टैक्स के नजदीक वो डेप्रिसिएबल एसेट है, यानी उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम की जा सकती है। लेकिन ऑब्वियसली 100% डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि 70% डेप्रिसिएशन बिलोंग्स टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर सकते। लेकिन 30% ऑफ द डेप्रिसिएशन बिलोंग्स टू इनकम फ्रॉम बिजनेस, लिहाजा आप इस डेप्रिसिएशन का, इसकी इस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन का आप 30% बिल्कुल इनकम फ्रॉम बिजनेस के अगेंस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये बात हमारी इंशाल्लाह बहुत तफसील से कवर होनी है चैप्टर नंबर 12 में, जो कि डेप्रिसिएशन का चैप्टर है, और उस वक्त हम इंशाल्लाह इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड शुरू कर चुके होंगे। अच्छा, उसके बाद एनुअल लेटिंग वैल्यू, कल भी बताया था आपको मैंने, ऑफ द प्रॉपर्टी ओन्ड, द प्रॉपर्टी ओन्ड, पूरी प्रॉपर्टी की एनुअल लेटिंग वैल्यू कितनी है, 2 मिलियन। अब इसका मतलब क्या है, पूरी प्रॉपर्टी की, द प्रॉपर्टी ओन्ड, नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। अच्छी तरह चीजों को सुनना और समझना चाहिए। रेंट रिसीव फ्रॉम टेनेंट 1,800,000, तो अगर आप इसकी एनुअल लेटिंग वैल्यू कंपेयर करेंगे तो आप उसको 2 मिलियन का 70% लेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको 1,400,000। अच्छा, अब जो रेंट रिसीव्ड की टर्म इस्तेमाल हुई, ये थोड़ी टेक्निकल टर्म है, खतरनाक टर्म है। रिसीव का मतलब ये जो रिसीव हुआ, अब इसका मतलब हो सकता है इसमें रेंट ड्यू हो चुका और रिसीव ना हो, तो जो रेंट ड्यू हो चुका है और रिसीव नहीं हुआ है वो इसमें ऐड होना चाहिए। हो सकता है इसमें आने वाले साल का एडवांस रेंट हो, तो जो आने वाला साल का एडवांस रेंट है वो इसमें से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, बिकॉज रेंट इज चार्जेबल इन अ टैक्सी ऑन अक्रूवल बेसिस। ये सारी बातें आपको अच्छी तरह ध्यान में रखनी है। और फिर उसके बाद अगर इस साल पिछले साल का कोई एरियर रिसीव हुआ है, जो कि पिछले साल की इनकम था ड्यू बेसिस पर, इस साल की इनकम नहीं है, वो इसमें से लेस हो जाएगा। और वो रेंट जो पिछले साल एडवांस में रिसीव हुआ था, पिछले साल इनकम नहीं बना था, वो एक्सपायर होके इसमें ऐड होगा, ताकि उसको इस साल की इनकम मान लिया जाए। तो बेटा रेंट रिसीव्ड की टर्म जब भी आ जाए तो इसमें 4 किस्म की एडजस्टमेंट्स पॉसिबल हैं, ताकि रेंट ड्यू हो आपको मिल जाए किस बेसिस पर, अक्रूवल बेसिस पर। यस और नो बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। उसके बाद कहता है डेप्रीसिएशन ऑन द बिल्डिंग अंडर थर्ड शेड्यूल। ये थर्ड शेड्यूल जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का थर्ड शेड्यूल है, और ये डेप्रिसिएशन का रेट प्रोवाइड करता है। वो रेट हम चैप्टर नंबर 12 में पढ़ लेंगे। उस हिसाब से इस बिल्डिंग पर साल की डेप्रिसिएशन बनती है 4 लाख रुपए, लेकिन इस डेप्रिसिएशन का 70% हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो बिलोंग करता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से। हाँ, इसका 30% काम का है, क्योंकि 30% बिल्डिंग बिजनेस यूज में। तो इस 4 लाख का 30% अगर इस्तेमाल होगा तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में से एडजस्ट होगा, जो कि फिल वक्त अभी इस केस में अप्लाई नहीं हो रहा। प्रॉपर्टी टैक्स कितना है, 1 लाख रुपए। म्यूनिसिपल और लोकल गवर्नमेंट टैक्सेस जो हैं, जो कि प्रॉपर्टी से रिलेट करते हैं, वो भी एक तरह से प्रॉपर्टी टैक्स ही है, वो कितने हैं, 1 लाख रुपए। ठीक है। अब उसके बाद जर्नल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव जो है, प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस जो है प्रॉपर्टी के, वो कितने हैं, 2 लाख रुपए। ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये तमाम बातें आपके सामने आ गई हैं, और ये जो नीचे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि रेंट रिसीव के अंदर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, रेंट रिसीव में 6 लाख शामिल है, और ये 6 लाख रिसीव हुए हैं 3 साल के लिए, और ये 3 साल शुरू होते हैं इस साल, जिस साल को आपने क्लोज किया 1 जुलाई से, और यानी इस 6 लाख में से 1 साल एक्सपायर हो चुका है, बाकी 2 साल एक्सपायर होना बाकी है। तो इस 6 लाख को आप डिवाइड बाय 3 करें, मल्टीप्लाई बाय 2 करें, इसका एक हिस्सा इनकम रहने दें, 2 हिस्से क्या कर दें, रेंट रिसीव में से माइनस कर दें, ताकि आपको इस साल का रेंट ड्यू मिल जाए। ये तमाम बातें, तो इस तमाम बातों को हम दोबारा कंसीडर कर लेते हैं जनाब। ठीक है जी। अच्छा जनाब, उसके बाद
तो बिजनेस जो था उसका नाम क्या था, एबीसी लिमिटेड। वर्कआउट कर रहे थे हम इसकी टैक्सेबल इनकम। क्वेश्चन ने जो टैक्स ईयर दिया है वो वैसे हम तो सॉल्व कर रहे हैं टैक्स ईयर 2020 के हिसाब से, लेकिन 20x8 जो दिया हुआ है तो हम उसको 20x8 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो पेपर में जो भी दिया हुआ आपको उस तरह ही क्या करें उसको लिखें। टैक्सेबल इनकम टैक्स ईयर, अगर वो 20x8 लिखता है तो 20x8 लिख दें आप उसको। रुपीज रुपीज एक और बार रुपीज अगर लिखना चाहें तो लिख दें। और आपने लगा दी हेडिंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट। चलो एक्चुअल रेंट लिख दे पहले। एक्चुअल रेंट कितना है, हमने कहा एक्चुअल रेंट हमारे पास था, जो रिसीव हुआ था वो कितना था, 1,800,000। इसमें से हमने क्या करना है, माइनस कर देना है क्या, 6 लाख को मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 कर। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 1,400,000। उसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट, वो पूरी प्रॉपर्टी की 2 मिलियन है, और 2 मिलियन का आप वर्कआउट कर लें कितना, 70%, तो वो आंसर भी 1,400,000 ही आएगा। ठीक है जी, विच एवर इज हायर। जो हायर हो क्या करेंगे आप कंसीडर कर लेंगे, तो ऑब्वियसली दोनों बराबर ही हैं, तो कोई इसमें इशू ही नहीं आ रहा हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हमने करने अब एक्सपेंसेस। 15A। अच्छा, एक्सपेंसेस 15A जो है उसके अंदर हम क्या करें, वो टेनेंट जो है वो क्या कर रहा है, हमारे बिहाफ पर क्या कर रहा है, ऑब्लिगेशन पे कर रहा है। ऑब्लिगेशन पेड बाय टेनेंट। कितने से, और ये हम क्यों ऐड कर रहे हैं, रेसिट की डेफिनेशन की वजह से। रेसिट अगर आपको याद हो, एक्चुअली रिसीव बाय अ पर्सन, अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन एंड मेड अवेलेबल टू अ पर्सन। तो आपके सामने ये है, ये टोटल अमाउंट, इसको बोलेंगे ग्रॉस चार्जेबल रेंट। 1,500,000।
लेस करेंगे हम एक्सपेंसेस अंडर 15A, और वो एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? 1/5 ऑफ चार्जेबल रेंट, एज रिपेयर एंड मेंटेनेंस। कितना बना था 15 लाख का 1/5? 3 लाख रुपए। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी का पूरा टैक्स है 1 लाख रुपए, और क्या होगा 1 लाख रुपए का अब होगा अपोर्शनमेंट। 1 लाख का निकालेंगे 70%, क्या रहेगा 70,000 रुपये। म्यूनिसिपल टैक्सेस जो हमारे बिहाफ पर पे कर दिए हैं किसने? तो हमारी तो ऑब्लिगेशन पूरी ₹1,00,000 की थी, लेकिन उसने पे कर दी, तो हमारी ऑब्लिगेशन उसने पूरी पे की, वो तो ऐड हो गई, लेकिन प्रॉपर्टी पूरी रेंट में इस्तेमाल नहीं हो रही, मतलब तो जो एक्सपेंस हम क्लेम करेंगे वो 70% क्लेम करेंगे। 1 लाख का 70%, कितना अमाउंट हो गया? 70,000। अब इसके बाद क्या बचता है हमारे पास? अदर एक्सपेंसेस बचते हैं। अच्छा जी, अदर एक्सपेंसेस क्या है हमारे पास बेटा? जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, इसके अलावा कोई और एक्सपेंस तो नहीं है ना हमारे पास? ओके, तो अब हम लिखते हैं अदर एक्सपेंसेस restricted to 6% of चार्जेबल रेंट। ऐसे ही जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस, क्या कर लें आप? 2 लाख का निकाल लें 70%, कितना आएगा आपके पास? 1,40,000। 6% ऑफ चार्जेबल, कितना आएगा? 90,000। तो इसमें से लोअर जो होगा वो आपका एक्सपेंस बन जाएगा। लोअर कितना आ रहा है? 90,000। एक्सपेंस का टोटल करें 3,70,000 प्लस 70,000, 4,40,000 और 90,000, 5,30,000। तो 5,30,000 एक्सपेंस का सम है। तो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नेट होके कितनी आ गई बेटा? 9,70,000। ये क्वेश्चन क्या हो गया बेटा आपका? सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन मुश्किल हो तो बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने कर लिया। अगर 4 करना हो तो बोलें, 4 कर देंगे।
फोर में पहले ही बताया था मैंने आपको, फोर के अंदर रेंट फॉर द ईयर ऑलरेडी रिसीव्ड, रेंट रिसीव कितना है, रेंट रिसीव कितना है, 11,50,000। सही है। रेंट फॉर द ईयर ड्यू बट इरिकवरेबल, रेंट ड्यू है लेकिन अब तक रिकवर नहीं हुआ, कितना है, 50,000। सही है जी। अच्छा, क्वेश्चन फोर में लीगल चार्जेस में डिफरेंशिएट करते हैं। देखें, लीगल चार्जेस क्या है बताइए, आपके सामने बताइए, लीगल चार्जेस क्या दिख रहे हैं आपको, बताइए। देखें, प्रॉपर्टी का जो लीगल टाइटल है उससे मुताल्लिक जो भी, बड़ी सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टी का जो लीगल टाइटल है उससे मुताल्लिक जो भी सूट होगा, उससे मुताल्लिक मतलब प्रॉपर्टी के लिए जो भी आप केस लड़ेंगे, चाहे प्रॉपर्टी का टाइटल डिफेंड करने के लिए केस लड़ रहे हो, चाहे प्रॉपर्टी का ऑनर बनते हुए आप उस प्रॉपर्टी का रेंट रिकवर करने के लिए क्या कर रहे हो, केस लड़ रहे हो, तो ये वाली लीगल फीस आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये अदर एक्सपेंस में नहीं जाएगी। लेकिन जो रेंट एग्रीमेंट बनाया जा रहा है उसमें जो आप लीगल फीस पे कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी का टाइटल डिफेंड करने के लिए नहीं है, समझे बेटा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो सूट नहीं, मतलब वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या कहते हैं, वो लीगल फीस नहीं है। रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने को हम कहाँ कवर कर रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस के अंदर। लेकिन अगर प्रॉपर्टी से मुताल्लिक का कोई सूट है, प्रॉपर्टी के खिलाफ रेंट की रिकवरी का, प्रॉपर्टी के लीगल टाइटल का, तो उसको आप कहाँ कवर कर रहे होंगे, आप उसको कवर कर रहे होंगे कहाँ पर, एक्सपेंसेस में, अदर एक्सपेंस में नहीं। तो उसको आप एडिट्स क्लेम कर लें, मतलब आप उसको बोलें ये जो लीगल फीस है ये प्रॉपर्टी का लीगल टाइटल या प्रॉपर्टी के टाइटल से बिलोंग करती है, ठीक है, याद रहेगा। जवाब दो बेटा उसामा। ठीक है, तो अब जो ड्राफ्टिंग मास्टर रेंट एग्रीमेंट है ना, ये चला जाएगा अदर एक्सपेंस में। अच्छा, और उसके बाद जो केयर टेकर की सैलरी है वो भी चली जाएगी कहाँ पर, अदर एक्सपेंस के अंदर। ये दो चीज जाएंगे अदर एक्सपेंसेस में। क्लियर बेटा। अब देखो, वो म्यूनिसिपल जो टैक्स था वो फायर एंड वाटर टैक्स बनकर आ गया नीचे आपके पास, फायर एंड वाटर टैक्स पेड टू द लोकल अथॉरिटी। वो ऊपर जिस चीज को म्यूनिसिपल टैक्स बोल रहा था, इस चीज को नीचे फायर एंड वाटर टैक्स बोल दिया उसने, समझे। जवाब देंगे बेटा, अब कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, और एक बात और ऐड कर दूं ऊपर, वो बात क्या है, तवज्जो से, कि आप क्या करें, आप इस 50,000 को, ये रेंट ड्यू भी है लेकिन रिसीव नहीं है, इसको आप क्या करें, रेंट इनकम का पार्ट बनाएं, तो ये अमाउंट हो जाएगा आपका 12 लाख रुपए। फिर जब आप इसको इनकम का पार्ट बना चुके तो फिर आप उसको नीचे एक्सपेंस के तौर पे लेस कर सकते हैं बतौर इरिकवरेबल। तो मतलब ये ऊपर इनकम में भी ऐड होगा और नीचे दोबारा लेस होगा बतौर बैड डेट, ठीक है। यानी उसमें हम सारी अजम्पशन मान लेंगे, टेनेंसी वाज बोनाफाइड, तमाम बातें आपके सामने हैं, ठीक है जी। इसमें कोई इशू तो नहीं सबको, ओके, सही है जी, ओके, ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब उसके बाद ये ज्वाइंट यूज ऑफ प्रॉपर्टी वाला केस हो गया, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए।
जॉइंट यूज ऑफ प्रॉपर्टी देख लें, बता दीजिए। अच्छा, वैसे तो एक्सपेंसेस का कोई यूज नहीं है इसके अंदर, या है? एक्सपेंसेस का कोई यूज है या नहीं है, ये मुझे बताइए आप लोग। जवाब दें बेटा। बोले बेटा सॉल्व करना है तो सॉल्व कर दूं। इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी तो है ना बेटा, और आप जानते हैं कि ना ही एओपी फॉर्म होती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए, ना ही एओपी फॉर्म होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लिए। सिर्फ इनके लिए एओपी फॉर्म होती है सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए। फिर अगर एओपी प्रॉपर्टी ओन करती हो तो अलग बात है, सही है ना? ये तमाम बातें आपसे की जा चुकी है। बता दीजिए मुझे बेटा आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 ये हो चुका। या इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 करें सॉल्व इसको, क्वेश्चन नंबर 6 को बताइए। देखने कोई डिफिकल्टी ना हो, कोई पॉइंट रहना गया हो, आपको कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप सॉल्यूशन देखकर आपने कर लिया हो इसको, तो फिर बता दीजिए मुझे। ओके जी, क्वेश्चन रीड कर दें तो क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या मसला है इसके अंदर? कोई इशू नहीं है इसके अंदर। क्या है क्वेश्चन बेटा? ऑन 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई फहीम एग्रीड टू रेंट आउट, देखो ये एग्रीमेंट 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। रेंट आउट अ हाउस टू मिर्जा एट अ मंथली रेंट ऑफ ₹180,000 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2015। देखो कैसा घुमाया एग्जामिनर ने, कैसा घुमाया, घुमा दिया ना। देखो वो कह रहा है एग्रीमेंट साइन हुआ है 1 जुलाई 2015 से, लेकिन रेंट एग्रीमेंट इफेक्टिव कब से, मतलब प्रॉपर्टी का रेंट ड्यू होना कब से शुरू होगा? जुलाई से अगस्त से। बताओ मुझे। एग्रीमेंट तो आप किसी भी डेट पे साइन करें, आप बोले आप मुझे प्रॉपर्टी कब देंगे, जिस दिन प्रॉपर्टी की चाबी देंगे उस दिन से ये रेंट एग्रीमेंट शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब हम रेंट का ड्यू होना जुलाई से काउंट करें या अगस्त से काउंट करें? आप मुझे बताइए। तो इस टैक्स ईयर में इस टेनेंट से ज्यादा में ज्यादा कितने मंथ्स का रेंट ड्यू हुआ? 11 महीने का। और अगर कोई पिछला टेनेंट हो उसका 1 महीने का रेंट हो तो अलग बात है, लेकिन 11 इस टेनेंट से ज्यादा में ज्यादा 11 महीने का। तो 180,000 मल्टीप्लाई बाय 11 रेंट ड्यू मिल जाएगा आपको। अच्छा, एंड रिसीव्ड 1 ईयर्स रेंट इन एडवांस, ठीक है। और आपने 1 साल का रेंट एडवांस में ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने 1 साल का रेंट एडवांस में ले लिया मतलब 1,80,000 को मल्टीप्लाई बाय 12 कर दें। अगर 1,80,000 को मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेंगे तो आंसर क्या बनेगा? आंसर क्या बनेगा? 12 महीने का रेंट एडवांस में मिल गया है, अलग बात है। हाँ, 2,160 यानी 2,160,000। तो क्या 2,160,000 को हम रेंट माने, या जो 11 महीने का ड्यू हुआ, मतलब जो रिसीव हुआ है उसको रेंट मान लें, जो ड्यू हुआ उसको रेंट मान लें? हम ड्यू को रेंट मानेंगे, हम 11 महीने का अमाउंट को रेंट मानेंगे। मतलब 12 महीने से 11 महीने का एक्सपायर हो गया रेंट, वही आपकी इनकम है। जो 1 महीने का एडवांस है वो फिर वक्त इनकम नहीं, वो अगले टैक्स ईयर में एक्सपायर होकर इनकम बन जाएगा। यस और नो बताइए।
जवाब दीजिए, ऐसे ही है ना? ओके। He also received rupees 800,000 as a security deposit, which was partly used to repay security deposit amounting to rupees 400,000. यानी ये एक प्रैक्टिस है ना यार, ये क्या प्रैक्टिस है कि नए टेनेंट से पैसा मिलता है, जो एडवांस मिलता है उससे निकाल के पुराने टेनेंट को पैसे दे देते हैं। ये चलता आ रहा है मतलब मामला, सही है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि 8 लाख जो मिले हैं ये पूरे 8 लाख काबिल वापसी है ना, तो अगर ये 8 लाख काबिल वापसी है पूरे के पूरे, तो मतलब ये अनएडजस्टेबल डिपॉजिट है। और इससे ये भी प्रूफ मिला कि प्रीवियस टेनेंट को कितना वापस किया, 4 लाख, तो मतलब प्रीवियस टेनेंट से कितना मिला था, 4 लाख रुपए। और ये रिसीव कब हुआ था, रिसीव फ्रॉम प्रीवियस टेनेंट इन जुलाई 2011, और ये प्रीवियस टेनेंट से कब रिसीव हुआ था, जुलाई 2011 में। एंड पार्टली यूज्ड फॉर रेनोवेशन ऑफ द हाउस, जिससे आपने हाउस की रेनोवेशन करवाई थी, तो इससे कोई गर्ज नहीं। उसने कंडीशन रखी होगी तुम रेनोवेट करवा के दो, तो आपने रेनोवेट करवा के दे दिया होगा। यहाँ तक बात समझ में आती है बेटा? कोई इशू यहाँ तक हो तो बताइए, यहाँ तक कोई बात डिफिकल्ट लगी हो तो बोलिए बेटा। सही है। अच्छा, कब रिसीव हुआ, 1 जुलाई। तो इसका पूरा साल मुकम्मल कब हुआ, इसका पूरा साल कब मुकम्मल हुआ, 30 जून 2012। 1 जुलाई 2011 से इसका एक साल मुकम्मल कब हुआ, 30 जून 2012, फिर 13, फिर 14 और 15, और ये अभी 5वां साल शुरू। मतलब इस 4 लाख के 10-10% वाले 4 हिस्से क्या हो चुके हैं, आपकी इनकम का पार्ट बन चुके। तो अमाउंट प्रीवियसली टैक्स जो होगा वो 4 लाख का 10% 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4 1,60,000 के बराबर होगा। तो अब क्या करोगे आप, 8 लाख में से 1,60,000 को माइनस कर दोगे, जो बैलेंस बचेगा उसको क्या कर दोगे आप, इनकम का पार्ट बना दोगे। पूरा इनकम का पार्ट बना दोगे नहीं, इसको डिवाइड बाय 10 करोगे, मतलब इसका 10% निकाल कर इनकम का पार्ट बना दोगे, 64,000। ऐसा ही है ना बेटा? तो मेरे ख्याल से तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं। अच्छा, उसके बाद फहीम ऑल्सो इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस। फहीम कौन है, इंडिविजुअल। तो अगर इसका ग्रॉस चार्जेबल रेंट अगर 4 मिलियन से एक्सीड नहीं करता, तो इसके पास एक्सपेंसेस क्लेम करने वाला या अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को नॉर्मल टैक्स रिजीम में टैक्स करवाने का ऑप्शन अवेलेबल, मतलब क्या कहते हैं, नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स करवाने का ऑप्शन मौजूद नहीं है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, ग्रॉस चार्जेबल रेंट निकाल लिया, तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे चीजें क्या हो गई आपके लिए, गैर जरूरी हो गई। क्या ख्याल है बताइए, ऐसा ही है ना? मेरे ख्याल से ये तो आसान क्वेश्चन था, ये तो आपसे हो जाना चाहिए। क्या कहते हैं? उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 7, फर्रुख के नाम से ये हुआ, ये सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व हो गया। मुझे लगता नहीं है सबने पूरे क्वेश्चन किए हैं, मुझे लगता नहीं है सबने पूरे क्वेश्चन किए, है ना? बताइए। हाँ, आपका देख लिया मैंने क्वेश्चन बता। चलें इसको भी पढ़ लेते हैं साथ साथ। फर्रुख borrowed rupees 8 million from Star Bank Limited and acquired a plot of land in Hub Industrial Zone for rupees 6.5 million. The rest of the loan in a business venture, remaining amount से क्या कर दिया, business में invest कर दिया, ठीक है, with his friend. The loan above carries markup of 12% and is repayable
in 8 equal quarterly installments starting from 1st July 2016. जैसे प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कब करना, मतलब प्रॉपर्टी के लिए इसने लोन कब लिया है? 1 जुलाई 2015। अच्छा, उसके बाद on 1st August 2015 Farrukh decided to sell the plot of land to Zulfikar Motors at 10 million and receive a deposit of rupees 500,000 from them. On 15/8/2015, Farrukh forfeited the deposit on refusal of Zulfikar Motors to purchase the plot of land. जो प्लॉट उसने खरीदा था कितने का? 6.5 मिलियन का, वो बेचना चाह रहा था 10 लाख रुपए का, 10 मिलियन का। किसको? 1 करोड़ रुपए का। किसको? 65 लाख का परचेज किया था, 1 करोड़ का बेच रहा था। लेकिन वो जुल्फिकार ने बाद में क्या कर दिया, मोटर्स ने लेने से इनकार कर दिया। तो जो टोकन मनी थी वो क्या हो गई? फोरफिट हो गई। तो फोरफिट डिपॉजिट भी आपके सामने आ गया। आगे बात करते हैं। एग्जामिनर ने बहुत कुछ रखा है बेटा इस क्वेश्चन में, और ये अच्छा खासा क्वेश्चन है इसका। Farrukh let out the plot of land to his friend Atif at a monthly rent of rupees 150,000. ठीक है, फर्रुख ने ये प्लॉट अपने दोस्त आतिफ को दिया 1.5 लाख रुपए का। He received an unacceptable deposit of rupees 200,000 from Atif and paid 80,000 for leveling the ground, 50,000 as ground rent, 12,000 as insurance premium against risk of damage or destruction of water by lodging rupees 140,000 against rent collection charges. ठीक है जी। Farrukh had paid 25,000 to a firm of professional valuers which determine annual rental value of the plot at rupees 2,160,000. तो इससे क्या मिल गया आपको? एनुअल लेटिंग वैल्यू। जवाब दें, इससे क्या मिल गया? एनुअल लेटिंग वैल्यू। तो हमारे इस क्वेश्चन का ताल्लुक मेनली किससे है? प्लॉट के रेंट पे जाने से। यस और नो? रिस्पॉन्स दीजिए बेटा, रिस्पॉन्स दें बेटा। हमारे इस क्वेश्चन का ताल्लुक मेनली किससे? प्लॉट के रेंट पे जाने से ना। जब भी तो हम इसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बोलेंगे। ऐसे ही है। जवाब दे दें बराए मेहरबानी। अच्छा जी, तो अपने दोस्त को इसने रेंट पे कब दिए प्रॉपर्टी? हिसाब लगा लीजिए। 1,50,000 रुपए रेंट पर कब दी ये प्रॉपर्टी रेंट पर? 1 सितंबर 2015 को। सितंबर से लेके जून कितना वक्त बनता है? 10 महीने। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आगे के 6 महीने। तो आप क्या करें? 1.5 लाख रुपए को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दे तो आंसर आएगा 1,500,000। ये कहलाएगा एक्चुअल रेंट। यस और नो? अच्छा जी, अब वो जो एनुअल लेटिंग वैल्यू दी है आपको 2,160,000, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12 कर दें तो आपको फेयर मार्केट रेंट मिल जाएगा। कितना बताइए? 1,800,000। तो एक्चुअल रेंट 15 लाख रुपए, फेयर मार्केट रेंट 18 लाख रुपए। विच एवर इज हायर? वो दोस्त को दिया ना उसने, तो कम में दे दिया। फेयर मार्केट तो वैल्यू ज्यादा है उसकी, तो आप क्या लेंगे? हायर लेंगे ना। अच्छा जी, अब आप बड़ी सिंपल सी बात बताएं। अब आप इसमें क्या ऐड कर देंगे? फोरफिटेड डिपॉजिट। कितना बेटा? 5 लाख रुपए। सही है। और चूंकि लैंड है और आप जानते हैं ओपन प्लॉट ऑफ लैंड का अनएडजस्टेबल डिपॉजिट का 10% जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनेगा, वो तो बिल्डिंग का है ना। वो प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? बिल्डिंग के लिए। वो प्रोविजन जो है वो स्ट्रक्चर के लिए, वो प्रोविजन ओपन प्लॉट ऑफ लैंड के लिए नहीं है। तो हम इस लैंड को क्या अज्यूम कर रहे हैं? ओपन प्लॉट ऑफ लैंड। क्योंकि इंडस्ट्रियल जमीन उसने परचेज की थी, इधर कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था। तो क्या हमें जो उसको एडवांस मिला है 2 लाख रुपए का, क्या उसका 10% निकाल कर हमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनाना चाहिए? नो। ठीक है जी, तो टोटल अब आप हिसाब लगा लें। 18 लाख और 5 लाख कितना हुआ?
23 लाख। 23 लाख जो है वो क्या है, आपका ग्रॉस चार्जेबल रेंट। अब चूंकि ये ग्रॉस चार्जेबल रेंट 4 मिलियन से एक्सीड नहीं करता बेटा, लिहाजा तो जो एक्सपेंसेस बताए गए हैं वो हमारे किसी काम के नहीं हैं। यस और नो जवाब देते, तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा आपका बेटा। इसमें कौन सी मुश्किल बात थी? ऐसे ही ना। तो मुझे उम्मीद है बेटा अब ये मैंने इसको इसलिए कवर कर दिया कि भाई कोई बात रह ना जाए, कोई मुश्किल ना हो आपको, इसलिए मैंने इन तमाम चीज़ों को रीड भी कर दिया। अगर आप इसमें इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात हो तो मैं आपको सॉल्व भी कर देता, लेकिन बहरहाल आप मेहनत करें इसके ऊपर, इंशाल्लाह ये टैक्स का पेपर आपसे बड़ी आसानी से अल्लाह ने चाहा तो पास हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, ओके, तो इसको स्टॉप करूंगा, इंशाल्लाह बाकी सारा डिस्कशन करेंगे हम अगली क्लास में। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अच्छा, कंपनी अगर प्रोफेशनल फी दे तो ऑब्वियसली वो अदर एक्सपेंस है, बट अदर एक्सपेंस में आएगा, बिल्कुल सही कहा आपने।